गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर अमनदीप आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्ट की देश में क्या हालात हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है ट्रांसपोर्ट के तौर पे, कितनी तरह का ट्रांसपोर्ट इंडिया में हम लोग फायदा उठा रहे हैं और क्या हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं। इन सब बातों को आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं और मैंने आपको ये भी बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वही आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत सहायता करता है। इसमें आपका अलग अलग चीजें आपकी आती हैं। इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी को डिस्कस किया था कि देश में एनर्जी की क्या सिचुएशन है। इसके बाद हमने कम्युनिकेशन डिस्कस किया था कि देश में कितने फोन हैं, कितना पोस्ट ऑफिस हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्ट की क्या सिचुएशन है। देखिए, ट्रांसपोर्ट भी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का। किसी भी देश को अगर डेवलप होना है, किसी भी देश को अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा ही जोरदार हाथ है। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग ये लेते हैं कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में कितना सहयोग मिल रहा है ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, क्योंकि इंडिया में जो अंग्रेज यहाँ पे रहे 200 साल, तो उन्होंने रेलवे ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा किया, मजबूत किया। जो सड़क ट्रांसपोर्टेशन है, रोड ट्रांसपोर्टेशन है, रोड की हालत भी पिछले कई सालों से बहुत अच्छी हुई है। और एयर ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो आज देश का हर आम नागरिक जहाज में उड़ रहा है और लगभग देश का जो 95% टोटल जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है वो वाटर के जरिए हो रहा है। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। बट अगर देश की बात करें तो देश के अंदर अगर हम देखें तो द सिस्टम ऑफ ए अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम एक कंट्री में क्या होता है कि आप कमोडिटीज और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में किन किन डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हो, वो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब है कि आप लोगों को और चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक बड़े ही कन्वीनियंटली और बड़े ही सस्ते रेटों में कैसे पहुंचाते हो और क्या क्या साधन आपके पास उपलब्ध है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। मगर उसकी चर्चा करने से पहले हम लोग ये देख लें कि ट्रांसपोर्ट के तरीके कितने होते हैं, किन किन तरीकों से आप एक जगह से दूसरी जगह तक चीजों को और लोगों को पहुंचा सकते हो। तो सबसे पहले है रेल ट्रांसपोर्ट, फिर है आपका रोड ट्रांसपोर्ट, फिर है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट और फिर है एयर ट्रांसपोर्ट। एक एक करके हम इन चारों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेल ट्रांसपोर्ट। रेलवे ट्रांसपोर्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया में, अगर इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है और इंडिया में जो है पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, गरीब लोग यहाँ पे बहुत रहते हैं। तो गरीबों के लिए और सामान को एक लंबी दूरी से दूसरी दूरी तक पहुंचाने के लिए रेलवे जो है, रेलवे ने काफी ज्यादा सहयोग किया है। आज भी अगर आप देखें तो रेलवे जो है वो आम नागरिक से अपनी कॉस्ट का सिर्फ 57% ही चार्ज करता है। अगर 100 रुपए उसको कॉस्ट आ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ 57 रुपीज ही चार्ज कर रहा है अपने कस्टमर से। प्रॉफिट की तो बात ही छोड़ो। तो रेलवे बहुत ज्यादा सहयोग किया है रेलवे ने। और रेलवे जो है अगर हम देखें तो अंग्रेजों की ही देन रही है, क्योंकि अंग्रेजों ने अपना कब्जा करने के लिए और अपने पूरे देश में रूल बनाए रखने के लिए रेलवे को बहुत ज्यादा प्रमोट किया और उसी का हमें फायदा मिला है। आज की इंडिया के अंदर हम अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे का अच्छा जाल बिछा हुआ है। तो देखते हैं कि रेलवे की हमने कैसे उन्नति की है। रेलवे की जो हिस्ट्री है वो लगभग 165 साल पुरानी है। पहली जो रेल चली थी वो 1853 के अंदर चली थी, बिटवीन बॉम्बे टू थाने। 1853 लगभग आज से 170 साल पहले रेल आ चुकी थी इंडिया के अंदर। ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि इतना पुराना रेलवे का इतिहास है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक नेटवर्क, एक हमने बेस तैयार किया हुआ था अंग्रेजों की मदद से। और इंडियन रेलवे सिस्टम जो है वो
माल की लोढ़ाई में फ्राइट लोडिंग, जो माल पहुंचाना होता है, जो गेहूं है या चावल है या और आइटम्स हैं, उसको लोडिंग के अंदर दुनिया में चौथे सबसे बड़े लेवल पे है, और पैसेंजर्स को पहुंचाने में दुनिया में दूसरे नंबर पे है जापान के बाद। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में पैसेंजर्स जो है वो सबसे ज्यादा रेलवे से यात्रा करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सस्ती है। इंडिया के अंदर अगर टोटल रेल्स की बात करें तो इसकी जो टोटल जो जाल बिछा हुआ है, जो टोटल लेंथ है, वो लगभग 66,000 किलोमीटर की हमने रेल बिछाई हुई है। और उसमें से अभी तक जो 2019 तक की अगर हम बात करें तो 40% जो है वो इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि काम चल रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन का, जो ऊपर एक तार लगी होती है कि अब जो है वो आपका कोयले से या डीजल से नहीं चलेगा, बिजली से चलती है। तो इलेक्ट्रॉनिफिकेशन और मॉडर्नाइजेशन काफी हो रहा है। छोटे छोटे रेलवे स्टेशन भी है, उनके प्लेटफॉर्म ऊंचे किए जा रहे हैं, कंप्यूटराइज किया जा रहा है। तो रेलवे में भी काफी अच्छा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। रेलवे जो है सबसे ज्यादा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, जो लगभग 15.4 लाख, लगभग 15.5 लाख लोगों को इसने रोजगार दिया हुआ है डायरेक्टली। तो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा ये एम्प्लॉयमेंट देने वाला डिपार्टमेंट है, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार डायरेक्टली रूप से मिला हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पैसेंजर अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें, रेलवे के अंदर जो आम पैसेंजर है उसको भी यात्रा जो है काफी कंफर्टेबल कर दी गई है। क्योंकि अगर आप देखें तो हर एक जो गाड़ी है उसको ज्यादा सफाई ज्यादा रहने लग गई है। इसके अलावा आपका थर्ड एसी है, सेकंड एसी है, फर्स्ट एसी है, वो काफी ज्यादा सुविधा देते हैं। आपको खाने की सुविधा मिलती है, एसी ट्रेन मिलेगी। पैसेंजर ट्रेन जो है उसमें भी जो सिंपल पहले जो लकड़ी का जो एक मेज टाइप होता था बैठने के लिए, उसके ऊपर भी कुशन लगाया गया है, गद्दा लगाया गया है, तो काफी कंफर्टेबल कर दिया है। ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम है, आप देख सकते हैं, ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पैसेंजर को सुविधा हुई है, इतनी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है अब रेलवे डिपार्टमेंट में। कंप्लेंट भी आप कर सकते हैं, इवन तक कि जो आपका बुलेट ट्रेन है उसका भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है। कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है रेलवे का मॉडर्नाइज हुआ है। अगर आप रेलवे स्टेशन का जो मेन जो ऑफिस होता है उसको देखेंगे तो वो कंप्यूटराइज कर दिया गया है। अब जो है हाथ से आपको हैंडल घुमाने की या ऐसे कोई जरूरत नहीं है। रेलवे भी बहुत मॉडर्नाइज हुई है, एक्सीडेंट्स बहुत कम हुए हैं। रेलवे के जो इंजन या जो बोगियां हैं वो अब इंडिया में ही प्रोड्यूस होती हैं। जैसे पंजाब के कपूरथला में हम लोग बहुत अच्छे इंजन और इसकी जो बोगी बोलते हैं, जिसको हम डब्बे बोलते हैं, वो इंडिया में ही बनते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी हमने उसकी बनाई है, बाहर से मंगवाने की बजाय। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट किए हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो है, बेंगलोर मेट्रो है, कानपुर मेट्रो है, कलकत्ता मेट्रो है, जयपुर मेट्रो है। बहुत सारी अभी और सिटीज हैं जिनमें मेट्रो फैसिलिटी शुरू की गई है। और ये मेट्रो फैसिलिटीज जो है वो जो बड़े शहरों की जो भीड़ भाड़ है उससे आपको बचाती है, और बहुत ही जल्दी आपको एक जगह से दूसरी जगह बड़े ही आराम से आप उतर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो में जिन्होंने यात्रा की है उनको पता है कि इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी कंफर्टेबल, बहुत ही एक आरामदायक जर्नी आपको देखने को मिलेगी। फिर अगर हम बात करें तो रेलवे ने एक इंक्वायरी नंबर शुरू किया हुआ है 139, जिसपे आप हर तरह की इंक्वायरी ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि गवर्नमेंट ने बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है। वो आपका जो सूरत से लेकर के मुंबई तक जो चल रही है, प्रोजेक्ट चल रहा है कि जो लगभग आपको 3 घंटे में 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से आपको जल्दी उतार देगा। ये भी प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी रेलवे स्टेशन को जो प्रमोट करने के लिए, उसको अच्छी साफ सफाई के लिए उसको जो है प्राइवेट प्लेयर के हाथ में दे रही है कुछ सालों के लिए, कि वो उसको संभालेगा। और जो नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसमें भी प्राइवेट पार्टनरशिप आ रही है। गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा एक किस्म से कह लो कि प्राइवेटाइज करने पे गवर्नमेंट लगी हुई है, ताकि सफाई बढ़िया रह सके, मेंटेनेंस बढ़िया रह सके, लोग उसमें ढंग से एफिशिएंटली काम कर सकें। और पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज कर दिया गया है। आप जो है आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाकर के, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रेन कितनी लेट है, कहाँ पहुंच गई है, कब पहुंचेगी। ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। कंप्लेंट इनका बड़ा ही अच्छा सिस्टम है कंप्लेंट को रिजोल्व करने का, इंडियन रेलवे का। आपकी कंप्लेंट पे सुनवाई होती है, हर जोन बने हुए हैं, बीकानेर मंडल है, जयपुर मंडल है।
काफी अच्छा रिजर्वेशन सिस्टम ऑनलाइन किया है इन्होंने। और कुछ एक स्टेशंस के ऊपर जो अच्छे बड़े रेलवे स्टेशंस हैं उन पे फ्री वाईफाई ब्रॉडबैंड सर्विसेज को भी शुरू किया गया है। जैसे आपका दिल्ली रेलवे स्टेशन है, बठिंडा रेलवे स्टेशन है, जयपुर है, कलकत्ता है। तो ये अच्छी फैसिलिटी है कि अब एक चीज देखने को मिली है कि जो रेलवे स्टेशन है उन पे सफाई बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। कोई आपको थूकता हुआ नहीं मिलेगा, कोई आपको ऐसी चीजों को इधर उधर गिराता हुआ नहीं मिलेगा। और ये बेसिकली जो आया है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आया है, क्योंकि जो प्राइवेट हाथों में दे दिया है सफाई का ठेका जो है वो लोग काफी ध्यान रखते हैं। बट इसमें एक एक्सप्लोइटेशन ज्यादा है। जो वर्कर्स हैं उनको बहुत ही कम तनख्वाह मिलती है और वो उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है सफाई करने का। ये एक थोड़ी सी गलत बात है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है प्रपोज किया है कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स हम बनाएंगे, ताकि जो गुड्स हैं ट्रेन्स हैं जो माल को लेके जाती हैं उनके लिए एक स्पेशल माल ढुलाई वाला कॉरिडोर ही बना दिया जाएगा। एक स्पेशल रास्ता बनाया जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ यही फास्ट मूवमेंट होगी ऐसी ट्रेन्स की जो सामान लेके जाती हैं। देखिए दोस्तों, सामान पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लो कि आपका गेहूं है, गेहूं आपका हरियाणा से चला है और वो कलकत्ता जाएगा, कोलकाता उसको पहुंचना है, तो उसके लिए एक स्पेशल अगर एक रेलवे लाइन बिछा दी जाए, कॉरिडोर बिछा दिया जाए स्पेशल, जिसपे सिर्फ वही ट्रेन चलेगी और जल्दी माल पहुंच जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रपोजल है गवर्नमेंट का। तो हम कह सकते हैं कि रेलवे के अंदर रेलवे ट्रांसपोर्ट में इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। बहुत ही गरीब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में और सामान को दूरी वाले जगह पे पहुंचाने में रेलवे का बहुत ही अच्छा हाथ है। तो वी सल्यूट टू आवर रेलवे डिपार्टमेंट कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है रोड ट्रांसपोर्ट। देखिए, जिस तरह रेलवे ट्रांसपोर्ट अच्छा है उसी तरह इंडिया के अंदर रोड ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा है। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो कुछ एक सालों में, और खास करके जो हमारे जो मंत्री हैं नितिन गडकरी, उसने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत ही फास्ट हमें देखने को मिला है। ये जो आपके 4 लेन है इस पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। नए नए 4 लेन्स बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और गांव को जोड़ा जा रहा है। बहुत अच्छा पब्लिक प्राइवेट, ये भी इंडिया में जो अब ज्यादातर काम हो रहा है रोड ट्रांसपोर्ट में वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी से हो रहा है। आप क्या करते हो कि एक रोड बना करके देते हो और उस पर टोल टैक्स लगता है। ये जो टोल टैक्स जो है वो प्राइवेट कंपनी चार्ज करती है और वो 10 साल के लिए 15 साल के लिए इस तरह रोड बना के देती है और इससे धीरे धीरे पैसा चार्ज करती है। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। चलिए डिस्कस करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट जो है उसका भी इंडिया जैसी एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री के अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंस स्टेटस है। रोड के बिना बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो रोड होने बहुत जरूरी है देश के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो रोड इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए क्या है कि अभी रिसेंट पास्ट में ही मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ज्यादा अटेंशन गवर्नमेंट ने या प्लानर्स ने दी है कि रोड को ठीक किए जाए। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो यूएसए और चाइना के बाद इंडिया जो है वो 3rd नंबर पे है रोड ट्रांसपोर्ट के मामले में। 3rd लार्जेस्ट नेटवर्क है हमारा यूएसए और चाइना के बाद। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो काफी फैला हुआ है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जा सकते हैं, आपको रोड मिलेंगे। बट अगर हम बात करें तो लगभग इंडिया के अंदर 55 लाख किलोमीटर के रोड फैले हुए हैं। बहुत ही अच्छी बात है ये। इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो लगभग 55 लाख किलोमीटर का हमने जाल बिछा रखा है। बट इसमें से 40% जो है वो कच्चा रोड है, क्योंकि इंडिया जो है एग्रीकल्चर के मामले में काफी आगे है। इंडिया में पहाड़ है, इंडिया में मरुस्थल भी है और पहाड़ियां है ऊपर कश्मीर में। उस हिसाब से हम देखें तो हर जगह रोड हम नहीं पहुंचा पाए हैं। 40% जो है गाँव के अंदर अभी भी कच्चे रोड हैं, जो गाँव को शहरों से या गाँव को दूसरे गाँव से जोड़ रहे हैं। इन पे भी अभी बहुत काम चल रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना है, उसमें हर एक गांव को पक्का किया जा रहा है, उसको शहर से जोड़ा जा रहा है। तो अगर हम देखें कि किस तरह के रोड हमारे यहाँ होते हैं, तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर एक तो 100% एफडीआई हमने अलाउ कर रखी है। फॉरेन से आकर के कोई भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरा, हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। ये इंडिया में अभी जो भी आप देख रहे हैं 4 लेन बन रहे हैं, वो जो बड़े रोड बन रहे हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ही बन रहे हैं। और दूसरा, आप जो भी मशीनरी बाहर से मंगवाना चाहते हो
उसके ऊपर कोई ड्यूटी आपको नहीं देनी पड़ेगी, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट आप कर सकते हो। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने लगाई। कितनी तरह के रोड होते हैं, तो सबसे पहले होते हैं नेशनल हाईवे। हमारे देश में जो सबसे जो बड़े रोड हैं उनको हम नेशनल हाईवे बोलते हैं, क्योंकि ये जो है एक राज्य की राजधानी को दूसरे राज्य की राजधानी से जोड़ता है और बड़े शहरों को आपस में जोड़ता है। जैसे अगर आपने दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है तो नेशनल हाईवे बना हुआ है, तो वो दिल्ली को चंडीगढ़ से जोड़ता है। और इधर अगर आपको दिल्ली से बठिंडा आना है तो वो भी नेशनल हाईवे है। इधर दिल्ली से बिहार, दिल्ली से कलकत्ता, नीचे दिल्ली से बेंगलोर तक जाना है तो नेशनल हाईवे बने हुए हैं। और ये जो नेशनल हाईवे को मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल हाईवे को कंट्रोल करती है। और इंडिया के अंदर लगभग 98,000 किलोमीटर 98,000 किलोमीटर का जो है नेटवर्क है नेशनल हाईवेज का। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप पूरे इंडिया को आपस में जोड़ा हुआ है नेशनल हाईवे को। इसको हम एनएच भी बोलते हैं, एनएच। ये जो बड़े रोड हैं ये लगभग 98,000 किलोमीटर के हिसाब से। दूसरी तरह के रोड होते हैं स्टेट हाईवे। ये जो रोड होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्री के अंदर जो स्टेट्स हैं वहाँ के जो मेन रोड होते हैं स्टेट के अंदर। ये जो है जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं स्टेट की, जैसे हरियाणा के अंदर आप देखें हिसार है, रोहतक है, भिवानी है, जींद है, सिरसा है, फतेहाबाद है, इनको आपस में जो कनेक्ट करता है और देश की राजधानी के साथ जो आपको जोड़ता है, चंडीगढ़ के साथ हमारे को जो जोड़ता है, इसको हम बोलते हैं स्टेट हाईवे। अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो भी रोड्स मेन रोड बने हुए हैं, इसकी जो जिम्मेवारी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, इसको बनाने की और इसको मेंटेन करने की। इंडिया के अंदर अगर हम देखें 2014-15 में तो टोटल लेंथ थी जो 1,67,109 किलोमीटर का हमने जाल बिछा रखा था स्टेट हाईवेज का। तीसरी तरह का जो रोड होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट रोड। ये जो रोड होते हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे हमारी सिरसा डिस्ट्रिक्ट है या रोहतक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर आपस में जो बड़े बड़े जो सिटीज हैं उनको आपस में जोड़ता है और उसको इंडस्ट्रियल सेंटर के साथ जोड़ता है। कोई बड़ी फैक्ट्री है या बड़ा कोई शहर है उसके साथ आपस में जोड़ते हैं। इसकी जो जिम्मेवारी होती है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है। तो ये जो रोड होते हैं ये ट्रेडिंग और इंडस्ट्रियल सेंटर्स को आपस में जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ। और इसकी जो जिम्मेदारी होती है वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो होता है सरकार के अंडर, या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिसको हम कह देते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जिम्मेवारी होती है। और 2015 के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट रोड थे वो बहुत ही अच्छा जाल फैला हुआ था। 18.70 लाख किलोमीटर की हमने डिस्ट्रिक्ट में रोड बनाई हुई है, जो आपस में एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरी डिस्ट्रिक्ट से और एक सेंटर को दूसरे सेंटर से जोड़ती थी। तो नेक्स्ट जो आपके रोड होते हैं वो होते हैं विलेज रोड। ये जो रोड होते हैं बिल्कुल लास्ट में छोटे लेवल पे हम जो देखते हैं, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ते हैं और एक गांव को डिस्ट्रिक्ट का जो मेन हेड होता है, ऑफिस होता है, जो मेन शहर होता है उससे जोड़ते हैं। तो गांव को आपस में जोड़ने के लिए और गांव को शहर से जोड़ने के लिए जो रोड होते हैं उसको हम विलेज रोड बोलते हैं। 2014-15 में जो विलेज रोड की लेंथ थी वो लगभग 33.37 लाख किलोमीटर थी। तो एक बहुत अच्छा जाल बिछा हुआ है और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनको मेंटेन करने की और कंस्ट्रक्ट करने की वो गांव की पंचायत की होती है। तो इसमें जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, इसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगर आपने गांव में देखा होगा तो आपको एक बोर्ड लगा हुआ मिलेगा कि ये जो गांव को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो है वो योजना कौन सी है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के हिसाब से इंप्लीमेंट करके इन गांवों को आपस में जोड़ा गया है। तो हम कह सकते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट जो है उसका इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही एक बड़ा हाथ होता है। और हम आगे भी कोशिश करें कि हर एक गांव को शहर से जोड़ें, हर एक शहर को राजधानी से जोड़ें और हर एक स्टेट की राजधानी को आपस में जोड़ करके एक ऐसा जाल हम बनाएं कि हमें अच्छी रोड की फैसिलिटी मिले, ताकि हम चीजों को और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचा सकें। नेक्स्ट आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वाटर ट्रांसपोर्ट, जो नदियों के जरिए और समुद्र के जरिए आप सामान पहुंचाते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट जरिया है, मेनली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मामले में, क्योंकि विद इन द कंट्री तो आप रोड से कर सकते हैं, वाटर से भी कर सकते हैं, बट जब आपको फॉरेन में आपको कोई सामान भेजना होता है
तो वो सबसे कन्वेंशनल और सबसे सस्ता जो तरीका होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट ही होता है। अब ये जो आप बड़ा जहाज देख रहे हैं, इसमें लगभग हो सकता है कि 10,000 कंटेनर आ जाएं, तो बहुत ज्यादा ये माल लेकर के जाता है। मान लो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, आपने विदेशों में जो भी सामान भेजना होता है वो समुद्र के जरिए ही जाता है। तो देखते हैं कि इंडिया की क्या पोजीशन है। ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, ये बहुत ही कन्वेंशनल और बहुत ही इकोनॉमिक होता है, बहुत ही सस्ता और बहुत ही पुराना मेथड है। ये पुराने टाइम में भी आप देखेंगे कि समुद्र के रास्ते ही एक देश से दूसरे देश में यात्रा की जाती थी, लोगों की भी और सामान को पहुंचाने की भी। तो इकोनॉमिक किस लिए है, ये सस्ता किस लिए है? ये सस्ता इसलिए है क्योंकि इसमें किसी भी तरह की आपको रोड बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई रेलवे की लाइन बिछानी है। आपको बस पानी के अंदर जहाज को उतारना है और जहाज जो है वो अपने आप समुद्र में अपने डेस्टिनेशन की ओर चल पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका, ये बहुत ही चीप है क्योंकि इसके लिए कोई भी रोड या ट्रैक की जरूरत नहीं पड़ती। और प्रेजेंटली अगर हम देखें इंडिया की जो कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी है 105 लाख जीआरटी। ये इनकी कोई वैल्यू है। 105 लाख जीआरटी तक हम जो है समुद्र के अंदर सामान को ढो सकते हैं। इंडियन शिपिंग जो है वो दूसरा प्लेस है उसका एशिया के अंदर और 18वां प्लेस है उसका वर्ल्ड के अंदर। अभी भी अगर हम देखें तो हमारी टेक्नोलॉजी या हमारा जो सिस्टम है पोर्ट्स को मैनेज करने का, बंदरगाहों को मैनेज करने का, टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत ही पुरानी है। एफिशिएंटली हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया के जो पोर्ट्स हैं वो वर्ल्ड में सबसे महंगे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत देर तक जहाज खड़े रहते हैं और इनको मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि पोर्ट्स जो है हमारे छोटे हैं, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। इसलिए फिर भी हम एशिया में दूसरे नंबर पे हैं और पूरे वर्ल्ड में 20वें नंबर पे हैं। और इंडिया के अंदर 2015 के अंदर 122 शिपिंग कंपनीज रजिस्टर्ड थी जिनके पास लगभग 1247 शिप हैं हमारे पास। और इंडिया के अंदर जो है वो इनको जो देखने वाली संस्था है उसको हम बोलते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस कॉरपोरेशन के पास लगभग 80 जहाज हैं और 1961 में हमने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाई थी। और एक सबसे अच्छी बात है कि वाटर ट्रांसपोर्ट में ये जो पूरे हम जो फॉरेन ट्रेड करते हैं, फॉरेन में जो एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, उसका टोटल जो आप देखते हैं उसका 95% जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी आपको फॉरेन में कोई चीज़ भेजनी है तो लगभग 95% चांसेस हैं कि आप उसको वाटर ट्रांसपोर्ट से ही भेजोगे क्योंकि ये बहुत सस्ता पड़ता है और क्वांटिटी के हिसाब से लगभग 95% आप जो है वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजते हो। वाटर ट्रांसपोर्ट कई तरीके का है। सबसे पहला है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। देखिए ये जो विद इन द कंट्री आपका जो आप वाटर के थ्रू, नदियों के या नहरों के थ्रू जो आप, जिसको हम बोलते हैं रिवर कह लो या कनाल्स कह लो, देश के अंदर ही आप एक जगह से दूसरी जगह नदियों के जरिए जब सामान को इधर से उधर लेके जाते हो तो उसको हम बोलते हैं इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ये आपका असम में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, केरला में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, तो लगभग 14,500 किलोमीटर जो है वो हमारा इंडिया के अंदर विद इन द कंट्री आप एक नदी से दूसरी नदी या एक नहर से दूसरी नहर या बैक वाटर के थ्रू जो है आप उसमें चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट के जरिए ले जा सकते हो। बट ये लगभग जो है टोटल ट्रांसपोर्टेशन का सिर्फ 1% है। टोटल जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वाटर से उसका सिर्फ 1% आप विद इन द कंट्री ही कर रहे हो। दूसरा आपका है कोस्टल ट्रांसपोर्ट। ये आपका एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में जोड़ने के लिए, वन पोर्ट ऑफ द कंट्री टू द अनदर पोर्ट ऑफ द कंट्री, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में अगर आप कोस्टल टू कोस्टल, ये मान लो आपका ये आपका इंडिया है और यहाँ मान लो यहाँ आपका गुजरात के सूरत से या गांधीनगर से कोई सामान अगर इधर नीचे केरला की तरफ आता है तो उसको हम कोस्टल बोल देते हैं। इधर आपका पश्चिम बंगाल है, इधर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, ये सारे आपस में इधर से इधर जो है इस तरह एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट की तरफ अगर आपको जाना हो तो ये काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और इंडिया के अंदर जो है 13 बड़े पोर्ट हैं और 200 छोटे पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर, तो इससे भी आप काफ़ी एक जगह से दूसरी जगह तक अपना सामान पहुंचा सकते हो। फिर आपकी बारी आती है तीसरा, ओशियनिक ट्रांसपोर्ट। ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री
मान लो ये आपका इंडिया है और यहाँ से महाराष्ट्र मुंबई से कोई सामान चला है वो आगे अमेरिका जाएगा या इधर ऑस्ट्रेलिया जाएगा या जापान जाएगा या अफ्रीका जाएगा। ये जो है ये ओशियनिक ट्रांसपोर्ट के जरिए जाता है। तो इसमें काफी बहुत ज्यादा ग्रोथ है और इंडिया जो है सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इस ओशियनिक ट्रांसपोर्ट के जरिए फॉरेन ट्रेड के अंदर। इंडिया के अंदर लगभग 13 बड़े पोर्ट्स हैं और 200 छोटे पोर्ट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन पोर्ट्स को संभालती है। और ये जो 13 बड़े पोर्ट हैं, 13 जो बड़ी बंदरगाहें हैं, ये लगभग 73% जो है टोटल ट्रैफिक को हैंडल करती है। और जितना भी आप टोटल फॉरेन ट्रेड करते हो, फॉरेन के साथ जितना भी आप ट्रेड करते हो, उसमें 95% जो है वो आप वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए करते हो या ओशियनिक ट्रांसपोर्ट के जरिए करते हो। हमारे इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो कि मुंबई के अंदर है। ये इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है और वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने 100% एफडीआई को भी अलाउड किया हुआ है। फॉरेन से कोई भी कंपनी यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं कि 100% एफडीआई अलाउड है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है मुंबई का सबसे बड़ा पोर्ट है। जो 13 बड़ी पोर्ट हैं वो लगभग 73% ट्रैफिक को हैंडल करती हैं और 200 माइनर पोर्ट हैं और टोटल जितना भी हम देख रहे हैं उसका 95% वाटर से होता है फॉरेन ट्रेड। फिर बात आती है लास्ट, हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो एयर ट्रांसपोर्ट। ये काफी पॉपुलर हो रहा है। देश का हर आम नागरिक उसका एक सपना होता है कि वो कभी कभी जहाज में चढ़े और देखे कि कैसे जहाज उड़ता है और कितनी जल्दी हम उसमें पहुंचते हैं। तो ये सबसे फास्टेस्ट और सबसे मॉडर्न तरीका है ट्रांसपोर्टेशन का, सबसे तेजी से पहुंचाने वाला, सबसे महंगा और सबसे मॉडर्न। देखिए स्पीड जो है इसकी एक खास बात होती है और इसमें सबसे अगर जल्दी आपको सामान पहुंचाना है तो वो एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए आप पहुंचा सकते हैं। और एयर ट्रांसपोर्ट जो है उसकी एक बड़ी ही स्पेशल इंपॉर्टेंस है। जब भी युद्ध के समय में जब भी आपको अगर आपको जीतना है तो एयर ट्रांसपोर्ट की आपको जरूरत पड़ती है। जैसे हमने अभी रफाल लिया है, रफाल जो हमने लड़ाकू जहाज लिया है फ्रांस से, वो हम अपनी शक्ति को प्रदर्शित करना चाहते हैं क्योंकि जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है बेटा उसमें हमें दूसरे देश के अंदर जाकर के हमला करना होता है और इसमें जो हमारे लड़ाकू जहाज हैं उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि वो दूसरी कंट्री के अंदर जाकर के हमला करते हैं और अपने दूसरे देश को अगर हमें दिखाना हो तो हमें जहाज ही दिखाने पड़ते हैं। और नेचुरल क्लेमिटीज के टाइम पे भी एयर ट्रांसपोर्ट बहुत जल्दी आपको मदद पहुंचाता है। जैसे कहीं भी अगर बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो इसके जरिए हम बहुत जल्दी लोगों को उन तक मदद पहुंचा सकते हैं और उन तक खाना पीना पहुंचा सकते हैं और उनको हॉस्पिटल भी जल्दी लेके आ सकते हैं। और एक एस्टिमेट है कि इंडिया के अंदर इतनी पॉपुलेशन है तो ये सबसे ज्यादा फास्टर ग्रोइंग जो सिविल एविएशन मार्केट बनेगी वर्ल्ड की। वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे ज्यादा ग्रोथ सिविल एविएशन में कहीं जहाज के मामले में देखने को मिलेगी तो वो सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है इंडिया में देखने को मिलेगी क्योंकि हर आदमी जो है वो जहाज में बैठ के अपना टाइम बचाना चाहता है, जल्दी पहुंचना चाहता है। और इंडिया जो है एक बड़ी कंट्री है। अब आपको मान लो केरला जाना है तो लगभग 2200 किलोमीटर है तो आप 2 घंटे में पहुंच जाओगे, उससे आपका टाइम बचेगा और काफी ज्यादा डेवलपमेंट होती है ऐसे देश की। और एशिया के अंदर इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री थी, पूरे एशिया के अंदर इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री थी जिसने एयर सर्विसेज शुरू की थी 1914 के अंदर। आज से लगभग 100 से भी ज्यादा साल पहले हमने एयर सर्विस शुरू कर दी थी। ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट थी। एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो नेशनलाइज्ड हो गई थी 1953 में, राष्ट्रीयकरण हो गया था, गवर्नमेंट ने उसको अपने अंडर ले लिया था। अगर अभी आपने रिसेंटली न्यूज पढ़ी हो तो वो टाटा ही था, टाटा की ही कंपनी थी जिसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया था और अब ये टाटा ही है जिसने वापस गवर्नमेंट से इसको खरीदा है एयर इंडिया को। तो दो कॉरपोरेशन बनाई थी उस टाइम 1953 में, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। तो डोमेस्टिक के लिए इंडियन एयरलाइंस थी और विदेशों में यात्रा के लिए एयर इंडिया थी। प्राइवेट एयरलाइंस को भी बढ़ावा दिया गया है 1994 से, हमने प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउड कर दिया। अब अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर का बड़ा ही बोलबाला है। इसमें जेट एयरवेज है, इंडिगो है
विस्तारा है, ये सारे प्लेयर्स हैं जो बहुत ही सस्ते में आपको जहाज की यात्रा करवाते हैं। और इंडिया जो है उसका लगभग एयर सर्विसेज एग्रीमेंट है 104 कंट्रीज के साथ। 104 कंट्रीज के अंदर हम लोग अपने जहाज लेके आते हैं और वो भी अपनी सर्विसेज यहाँ दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है। गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई अलाउ कर रखी है कि आप लोग यहाँ आइए और अपना सिविल एविएशन में अपना भाग्य आजमाइए। इसके अलावा अगर हम देखें तो मेन एयरलाइन सर्विसेज क्या क्या अवेलेबल है इंडिया के अंदर। सबसे पहले एयर इंडिया लिमिटेड है। एयर इंडिया जो है वो गवर्नमेंट की ही कंपनी है, जिसमें भी गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उसको। अभी इसने गवर्नमेंट ने इसको बेच दिया है। 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस जो था इसको NACIL के अंदर मर्ज कर दिया था। एयर इंडिया जो था वो विदेशों के लिए और इंडियन एयरलाइंस जो था वो डोमेस्टिक पर्पज के लिए था। और नवंबर 2010 में नेम ऑफ द NACIL को चेंज कर दिया था एयर इंडिया लिमिटेड के अंदर। अभी 2021 की अगर हम बात करें तो ये वापस गवर्नमेंट ने इसको बेच दिया है और टाटा ने सबसे ज्यादा बोली लगा करके इसको वापस खरीद लिया है लगभग 70 सालों के बाद। क्योंकि 1953 में जो टाटा से ही गवर्नमेंट ने इसको अपने पास कब्जे में ले लिया था और आज लगभग 70 साल के बाद लगभग वापस टाटा के पास ये पहुंच गई है। दूसरा मेन एयरलाइन सर्विसेज की बात करें तो वो है एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस क्या है? ये एयर इंडिया की एक सब्सिडरी है जो कस्टमर को 2006 से लो कॉस्ट एयर सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है। ये एयर इंडिया की सब्सिडी है जो 2006 से लोगों को बड़े ही सस्ते के अंदर सर्विसेज देती है। इसके अलावा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है जो कि हेलीकॉप्टर की सेवाएं उपलब्ध करवाता है। 1985 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये एक इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग हेलीकॉप्टर कंपनी है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जिन इलाकों के अंदर आप नहीं जा सकते वहां तक हेलीकॉप्टर सर्विसेज को पहुंचाना और टूरिज्म को बढ़ावा देना। अगर आप कभी वैष्णो देवी गए हो तो आपको अगर जहाज के थ्रू दर्शन करने हैं तो आप हेलीकॉप्टर के जरिए, ये पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है वो आपको हेलीकॉप्टर में चढ़ा करके लेके जाएगा। तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी एक अच्छी सर्विस दे रहे हैं। देन आपका नेक्स्ट है अलायंस एयर। देखिए ये एक एयर इंडिया की ही सब्सिडरी है, उसी की एक कंपनी है जो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है जैसे मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सर्विसेज वो देती है। नेक्स्ट आपका है प्राइवेट एयरलाइंस। तो प्राइवेट एयरलाइंस तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पॉपुलर है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा इन्होंने कर रखा है। अप्रैल 1994 से हमने प्राइवेट जो है प्लेयर्स को एंट्री दी है कि वो अपनी एयरलाइन सर्विसेज इंडिया में दे सकते हैं। अब जो न्यू एयरलाइंस हैं, जो नई जो है इंडिगो है, जेट एयरवेज है, विस्तारा है, ये सीधा फॉरेन के अंदर भी फ्लाई कर सकते हैं अगर इनके पास 20 एयरक्राफ्ट्स हैं डोमेस्टिक रूट के ऊपर। और इंडिया के अंदर जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं उनका जो शेयर मार्केट, उनका जो डोमेस्टिक टैरिफ के अंदर 70% लगभग शेयर है। लगभग 70% जो कस्टमर है वो प्राइवेट एयरलाइंस के पास ही जाते हैं, बाकी जो है वो 30% वो सरकारी के पास जाते हैं। और ये अभी प्राइवेट का ही आगे जमाना है। प्राइवेट जो है बहुत ही सस्ते में आपको सर्विस देते हैं। अगर सरकारी आपको 10,000 रुपए की टिकट मिल रही है तो प्राइवेट आपको 4,000 रुपए में ही टिकट दे देगा क्योंकि वहाँ कंपटीशन और एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट है आपका उड़ान। ये 2016-17 में एक स्कीम मोदी सरकार ने शुरू की थी, UDAN, उड़े देश का आम नागरिक। तो इसमें नितिन गडकरी है और जो मिनिस्ट्री जो है एयर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्रीज है उसने काफी अच्छा काम किया है और देश के जो जितने भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे शहर हैं उन शहरों को वहां पे ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट शुरू किया है। अगर आप देखो तो हिसार के अंदर एयरपोर्ट बनाया गया है, जो हिसार जो है कोई ज्यादा बड़ा शहर नहीं है बट फिर भी गवर्नमेंट ने जो है भी वो चाहती है कि उड़े देश का आम नागरिक जो है वो देश का जरूर उड़े, वो जहाज के अंदर बैठे और अपना जल्दी पहुंचे। उसके लिए देश के हर एक बड़े शहर के अंदर इम्पोर्टेंट टाउन या सिटीज हैं उसको कनेक्ट किया है आपस में। ये 2016-17 में ये स्कीम आई थी ताकि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो है वो दे सके देश के आम नागरिक को। देन आपका जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो सारे देश के अंदर जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनको संभालती है।
ये 1995 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके पास 134 एयरपोर्ट हैं पूरे देश के अंदर, उसमें से 17 इंटरनेशनल हैं, 105 जो है हमारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं और 12 जो है वो कस्टम एयरपोर्ट हैं जहाँ पे सामान आता है विदेशों से, वो अलग से एयरपोर्ट हैं। तो इनको सारे के सारों को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संभालती है। इसमें उनको सर्विसेज देना, सेफ एंड एफिशिएंट ट्रैफिक उपलब्ध करवाना, इनको मेंटेन करना, रनवेज को, बिल्डिंग जो होती है टर्मिनल बोलते हैं जिसको हम T1 T2 T3, जो एयरपोर्ट की बिल्डिंग जो होती है उसको संभालना, उसको मेंटेनेंस करना, और सर्च या रेस्क्यू फैसिलिटीज, अगर कोई फंस गया है या अगर कोई कहीं से उठा के लाने हैं, जैसे अभी अफगानिस्तान में जो अभी तख्ता पलट हुआ था, वहां से लोगों को लेके आना, पाकिस्तान से अगर कोई लेके आना है किसी को, या कनाडा से, या कहीं भी ईरान में या तुर्की में कहीं भी आपके लोग फंस गए हैं, तो वहां से लाने की जो जिम्मेवारी है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। तो हम कह सकते हैं कि देश के अंदर हमारे चारों ही जो ट्रांसपोर्ट हैं वो काफी अच्छे हैं, और उनमें अच्छी ग्रोथ हो रही है और आगे भी बहुत अच्छी ग्रोथ उनमें होएगी, और देश के आम नागरिक को और देश के अंदर सामान को पहुंचाने में इन सब का बड़ा ही अच्छा योगदान आगे भी रहेगा और अभी भी है। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है, कि देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, आर्थिक विकास में ट्रांसपोर्ट क्या रोल प्ले करता है। दोस्तों आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट के जरिए लोगों को और जो सामान होता है उसको बड़ी ही जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट के बिना आप कुछ चीजों को सोच भी नहीं सकते। जैसे आपको आपको पता है कि कुछ एरियाज के अंदर रॉ मटेरियल अच्छा मिलता है, उसको यहाँ तक पहुंचाना हो, दिल्ली तक पहुंचाना हो, या लोगों को, जैसे बिहार से लोग आते हैं, वो पंजाब हरियाणा में काम करने आते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, वो लोग मुंबई जाते हैं, वो लोग नीचे जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में ट्रांसपोर्ट का ही हाथ है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या रोल है। सबसे पहला, प्रमोट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट होती है वो ट्रांसपोर्ट के जरिए बहुत ही अच्छे ढंग से होती है, क्योंकि जो किसान है वो अपनी फसल को, अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, रोड अच्छे बने हुए हैं, तो गांव से वो शहर में बेच सकता है। दूसरा, जो आपका अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स हैं, सीड्स हैं, वो आपको शहर से मिलेंगे, उसको लेने के लिए भी उसको, अगर रोड अच्छे होंगे तो वो शहर में पहुंच जाएगा। इसके अलावा जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं एग्रीकल्चर में हम बात करें, जैसे दूध है, आपके फ्रूट्स हैं, कुछ ऐसी आइटम है जिनको बड़ी जल्दी ही एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है, तो उसमें ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में रोड का बहुत ही ज्यादा हाथ होता है, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट का ले लो, चाहे वो वाटर ट्रांसपोर्ट का ले लो, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट का ले लो। दूसरा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखिए, क्या हम सोच सकते हैं कि अगर हमें रॉ मटेरियल चाहिए, दूर से आएगा, वो बिना रोड की फैसिलिटी के कैसे पहुंचेगा। दूसरा, जो लेबर है, वो लेबर अगर दूर से आनी है, आपको पता है कि जो पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर ज्यादातर जो लेबर है वो बिहार से है, उत्तर प्रदेश से है, तो ये सारी लेबर नहीं पहुंच पाएगी अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ना हो। दूसरा, आपको जो माल जो आपका बना हुआ है, जो आपने प्रोडक्शन किया है, उसको भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है। अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी ना हो तो वो माल नहीं पहुंच पाएगा, वो वहीं पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। इसके अलावा लार्ज स्केल प्रोडक्शन की फैसिलिटी जो अवेलेबल करवाता है वो ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। देखिए, अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो, रोड ना हो, तो क्या होगा। ट्रांसपोर्टेशन से ही आप एक जगह से दूसरी जगह पे अपने गुड्स को बेच सकते हैं। आपको जो मार्केट मिलती है वो ट्रांसपोर्ट के जरिए ही मिलेगी, वो रोड के जरिए ही आप एक जगह से दूसरी जगह अपने सामान को बेच सकते हो। अगर रोड्स ना हो तो आप तो एक लोकल एरिया के अंदर ही अपना सामान बेच पाएंगे। तो ये जो बड़े स्केल पे प्रोडक्शन होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही पॉसिबल होता है। इवन तक कि हम अगर देखें कि हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए अपने सामान को बाहर भेज पाते हैं, अगर ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो आप फॉरेन ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा हाथ है प्रोडक्शन को बढ़ाने में, बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करने में। डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड रिमोट एरिया। देखिए, छोटे छोटे गांव हैं, ऐसे ऐसी जगह है जो बिल्कुल रिमोट एरिया है, जहाँ पे कोई फैसिलिटी अगर नहीं है, तो ये रूरल एरिया और ये रिमोट एरिया तो बेचारे बिल्कुल ही अकेले रह जाएंगे। इनको कौन जोड़ता है। गांव के जो रूरल एरिया है, जो जहाँ पे कोई नहीं पहुंच सकता, उसको वो रोड के जरिए ही तो जुड़ता है गांव के दूसरे शहरों से और बड़े शहरों से या बड़े राजधानियों से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रूरल एरिया, हिली एरिया, रिमोट एरिया जो है, वो कनेक्ट किसके थ्रू होते हैं,
अदर पार्ट्स ऑफ द नेशन थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन। तो इनको भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लाभ मिलता है अगर रोड अच्छे होते हैं तो। फिर आपकी बात है इंपॉर्टेंस फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखिए एम्प्लॉयमेंट जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलती है ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। जैसे अगर आप रेलवे की बात करें तो रेलवे के अंदर लगभग 16 लाख लोग जो है डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा रेलवे जो है, रोड जो है, वो लेबर को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, तो लेबर को भी रोजगार मिलता है। अगर रोड ट्रांसपोर्ट ना हो तो लेबर अपने घर बैठी रहेगी, उसको रोजगार नहीं मिलेगा। तो ये लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करवाते हैं ट्रांसपोर्ट के जरिए। नेशनल डिफेंस में बड़ा ही काम आता है। अगर हम डिफेंस या सिक्योरिटी की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा अहम रोल है। उस टाइम रोड की भी, एयर की भी, वाटर की भी बहुत जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। टेरर अटैक होता है, दंगे हुए हैं या वार के टाइम में, अगर आपके रोड्स अच्छे हैं, अगर आपकी एयर स्ट्राइक अच्छी है, तो आप बहुत ही जल्दी काबू पा लेंगे इन चीजों के ऊपर। नेक्स्ट आपका है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं और आप उसको अगर अवेलेबल करवा पा रहे हैं दूसरे शहरों में या दूसरे देशों में, वो किस वजह से अवेलेबल करवा पा रहे हैं, और रेलवे के जरिए या रोड के जरिए या वाटर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। तो अगर ये रोड ना हो, ये वाटर फैसिलिटी ना हो, वाटर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ना हो, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की फैसिलिटी ना हो, तो आप जो है अपने रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे इराक ले लो, ईरान ले लो, ये जो कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, इनके पास तेल है। अगर इस तेल को इंडिया तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन या फिर वाटर के जरिए या फिर किसी भी तरीके से आप इसको पहुंचाते हो दूसरे देशों में, तो आप अपने ऑयल का पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे हो। अब इंडिया के अंदर मसाले हैं, टी हमारी अच्छी है, कॉफी हमारी बहुत अच्छी है, कपास हमारी बहुत अच्छी है, तो ये हमें अगर दूसरे देशों तक पहुंचाने हैं तो हमें ट्रांसपोर्टेशन का जरिया चाहिए, तो उससे हम अपने रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। अदरवाइज हम पूरा यूज भी नहीं कर पाएंगे इन चीजों को। देन आपका है बैकबोन ऑफ ट्रेड। ट्रांसपोर्टेशन तो देखो, चाहे आपने डोमेस्टिक ट्रेड करना है, चाहे बाहर आपने धंधा करना है, रोजगार, ये जो व्यापार करना है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के बिना तो आप कर ही नहीं पाओगे। ट्रांसपोर्ट रोड होंगे तभी तो आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाओगे। देन आपका लास्ट पॉइंट जो आपका है, इंपॉर्टेंस इन फेसिंग नेचुरल कैलेमिटी। जब भी कोई बाढ़ आती है, सूखा पड़ जाता है, भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, तब ये जो ट्रांसपोर्ट की हमें इंपॉर्टेंस पता लगती है। अगर आपके रोड अच्छे हैं, अगर आपकी एयर सर्विस अच्छी है, अगर आपकी वाटर फैसिलिटी अच्छी है, तो आप इन कैलेमिटीज को बड़ी ही जल्दी, गुड्स को और पीपल जो हैं, जो सफरर हैं, उनको बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा सकते हो, एक जगह से दूसरी सेफ जगह पे पहुंचा सकते हो अगर आपके पास ये फैसिलिटीज हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम जितना अच्छा होगा, जितना फास्ट होगा, जितना मजबूत होगा, उतनी जल्दी आप चीजों को और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। इससे कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे आपकी मार्केट बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग एंजॉय कर पाएंगे, बड़ी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएंगे। तो इन सब बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपने इस लेक्चर को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए अगेन थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ये इंडियन इकोनॉमी की जो बुक है, टी.आर. जैन, मुकेश त्रिहान और रंजू त्रिहान की बुक है, वीके पब्लिकेशन, वहां से ये सारा मटेरियल लिया गया है, आप वहां पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।